इस व्याख्यान में हम सूक्ष्म की यात्रा में आपको ले चलेंगे, ठीक है। परमाणुओं की संरचना की बात करेंगे। आप जानते हैं कि भौतिकी विषय हो चाहे रसायन विषय हो आपका, उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना जो है। तो हम उसी की चर्चा करते हैं। आइए हमारे साथ आप बढ़िए। ये जो लौकिक जगत है किन चीजों से बना है, यह बड़ा कौतूहल का विषय रहा है हजारों वर्षों से। जब हमारे पास ऐसे साधन संसाधन नहीं थे, ऐसी युक्तियां नहीं थी, हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, उस समय हम क्या करते थे, हम अपनी आंखों से ये अवलोकन करते थे और कुछ मत बनाते थे, अभिमत हम बनाते थे। तो जो पूरा जो जगत है, जो पूरी सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, अगर मैं मोटे तौर पर कहूं कि किन चीजों से बना है तो आप कह सकते हैं सिर्फ दो चीजों से बना है। पदार्थ है, मैटर है, द्रव्य है, और ऊर्जा है। और कौन सी ऊर्जा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। दो ही चीजें हैं। ब्रॉड कैटेगरीज में अगर आपको डिवाइड करना हो तो आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यही दो चीजें हैं, पदार्थ है और विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और रसायन में हम अध्ययन ही इन्हीं चीजों का करते हैं। पदार्थ का आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, और पदार्थ ऊर्जा किस तरह से इंटरेक्ट करता है, बस इसी का अध्ययन हम रसायन में करते हैं। अब हम आते हैं तो तत्व चिंतन पे। चीजें किन चीजों से बनी हुई हैं जो दिख रही हैं हमें सांसारिक जगत में। तो हमारे पहले प्रकृति शास्त्री होते थे जिनको हम कहते थे नेचुरलिस्ट। वो देखते थे और कुछ अपना मत बनाते थे। उसमें एक मत है, भारतीय दर्शन है, ऐत्रेय ऋषि का मत है कि जो संपूर्ण जो चराचर जगत है, सजीव निर्जीव, उसमें सभी शामिल हैं, वे पंच महाभूतों से बने हुए हैं, पांच तत्वों से बने हुए हैं, जिनको हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन और समीर। गोस्वामी जी की भाषा में अगर मैं कहूं जो है, जो उन्होंने अवधि में लिखा हुआ है, तो उस तरह की संकल्पना है। वह कपिल मुनि के जो सांख्य दर्शन के अनुसार उनका ये कहना है कि प्रकृति ही पंच महाभूतों की जननी है। ये जो पंच महाभूत हैं ये प्रकृति से ही पैदा होते हैं। ये एक भारतीय संकल्पना है। आप देखें उधर ये जो चित्र में अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल, ये जो चतुर्तत्व दिए गए हैं, यही मिलता जुलता मत जो है यूरोप में भी है। जो पश्चिमी सभ्यता है, यूनानी सभ्यता, जो कि काफी प्राचीन सभ्यता रही है और ज्ञान विज्ञान ने उसने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ वास्तव में, खास करके अरस्तु की जो मत हैं वो 2000 वर्षों तक कायम थे, जब तक कि आधुनिक विज्ञान ने उसको खारिज नहीं किया, उस पर प्रहार नहीं किया। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो ये तो भारतीय संकल्पना है। पश्चिमी सभ्यता में यूनानी दार्शनिक थे एम्पोडिकल्स, उन्होंने भी यही कहा था कि पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इन्हीं चीजों से सारी चीजें निर्मित हुई हैं। वो चार चीजों की बात करते थे। वहां पर एक चीज जो है मिसिंग है, जो कि हमारे दर्शन में है। हमारे यहाँ आकाश को भी माना गया कि वह भी एक तत्व है, वह भी उसी से निर्माण होता है। आकाश जो है, जो शून्य है जिसको हम कहते हैं, वह निरा शून्य नहीं है, बल्कि समष्टि में उसका भी अस्तित्व है, वह भी कुछ है। और इस मत से विज्ञान जगत के लोग भी इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने उसको ईथर के रूप में मान्यता दी थी। और वह संकल्पना 19वीं का 20वीं सदी तक जो है वो कायम थी। जो है अरस्तु का मत है, वो चार तत्वों की बात करते हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वो कहते हैं कि इन्हीं से सारी चीजें बनी हुई हैं। उनका मत था कि ईथर भी एक तत्व है, लेकिन उससे पारलौकिक चीजें बनी हुई हैं। जो हमारे जो लौकिक जगत की चीजें हैं तो इन चारों से बनी हैं, लेकिन पृथ्वी से बियॉन्ड जो चीजें हैं, जिनकी यात्रा पर मेवाड़ी जी कल आपको ले गए थे, उनका यह मत है कि ईथर जो है उनके बनाने में भूमिका रखता है, लेकिन जिस जगत पे हम हैं, स्थूल जगत पे, लौकिक जगत पे, उसमें उनका कोई रोल नहीं है।
भारत के एक बड़े विख्यात दार्शनिक हुए हैं कणाद, महर्षि कणाद, जिनका कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 6वीं शताब्दी बीसी में वो थे। तो वो मानते थे कि हर चीज का निर्माण जो है कणों से हुआ है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनका वास्तविक नाम कुछ और था, लेकिन वो चूंकि कण सिद्धांत के प्रवर्तक थे और कणों के बारे में उनका इतना ज्यादा ऑब्सेशन था कि लोगों ने उनको कणाद कहना शुरू किया जो है। तो कणाद का मत है कि ईथर या आकाश कोई संरचना नहीं है। कण को उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो यह कणाद जी का मत है। और चीन की सभ्यता, यह भी बड़ी प्राचीन सभ्यता रही है दुनिया की 4 सभ्यताओं में। तो वहां भी भौतिक जगत के बारे में 5 तत्वों की बात है: पृथ्वी, काष्ठ, लकड़ी, धातु, अग्नि और जल। इस तरह की मान्यता रही है। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक कणाद की जो अभिधारणा है, उनके जो पॉस्टुलेट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कि द्रव्यों को छोटे कणों में विभाजित करने की एक सीमा होती है। जैसे एक खड़िया मिट्टी का टुकड़ा आप ले लें और कहा जाए कि आप तोड़ते चले जाएं 2-2 भागों में, तो बहुत जल्दी आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि फिर फर्दर उसका डिवीजन आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो शायद इन्हीं चीजों का, जिसको कहते हैं डिडक्टिव थिंकिंग, सरलीकरण करके उस मत को पहुंचे थे कि किसी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की एक सीमा है। हम एक हद पर पहुंच जाते हैं जहां मत यही है कि परमाणु जो है क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। तो सोचे कि 2600 वर्षों बाद भी उनका मत आज भी, कुछ मत अभी भी कायम है। यह बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न पदार्थों के जो परमाणु हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही तरह के पदार्थ के परमाणु एक समान हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न हैं। एक बड़े दार्शनिक हुए हैं डेमोक्रिटस, यूनान के, जो ग्रीक के, उनका भी मत आप देखें कि जो कणाद की जो अवधारणा है उससे मिलता जुलता है। वो भी कहते हैं कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, इन छोटे कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता। और द्रव्य के इन छोटे कणों को उन्होंने कहा एटोमोस, यानी जो एटम शब्द है उसी एटोमॉस से निकला हुआ है, एटोमॉस से, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है जिसे विभाजित न किया जा सके, विच इज इनडिविजिबल। तो यह मत पुराना है, प्रकृति शास्त्रियों का है, दार्शनिकों का है। लेकिन आप जानते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है यह पिछले करीब करीब 3 सदियों की बात है, 300 वर्षों की बात है। उसमें अगर हम आते हैं तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपको कक्षा 9, 10 में और 11, 12 में ये पढ़ाया जाता है। 19वीं सदी में 1808 में यह ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने जो है परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, जो कि उनके अवगृहित इस प्रकार हैं। वो कहते हैं कि सभी द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात की है। वो इनका निर्माण हम नहीं कर सकते, ठीक है, और इन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि किसी दिए गए तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान आपस में समान होते हैं, और जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके परमाणु आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, उनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा कि ये जो परमाणु हैं ये जो सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं, ये सब सारी चीजें आप 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं। और किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं के प्रकार और सापेक्ष संख्या स्थिर रहते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आप अपनी कक्षाओं में पढ़ते हैं। ये तो परमाणुओं की चर्चा हो गई। तो माना गया कि परमाणु सबसे सूक्ष्म है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया 1897 में, ठीक है, यानी 19वीं सदी के करीब करीब अंत में, समापन में हम करीब करीब पहुंच गए थे, जब जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया था जिसको आप कहते हैं कि क्रुक्स नलिका का प्रयोग। उन्होंने एक ट्यूब लिया, उसमें जो है गैस डाला और सक्शन पंप से क्या किया,
उसको चूस लिया, सक कर लिया, प्रेशर अंदर कम हो गया और 10,000 वोल्ट लगा दिया उन्होंने, तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ खास तरह की किरणें निकलती हैं। तो अब ये किरणें क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने पदार्थ को बदला, प्लेट्स को बदला, अलग अलग गैसों को इस्तेमाल किया। अब फिर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो कण हैं, कैथोड रेज या कैथोड जो पार्टिकल्स हैं, वे क्या हैं? वो आवेशित हैं। उसका उन्होंने अध्ययन किया और कहा कि ये परमाणुओं के अंदर से आ रहे हैं। और उसी के बाद फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। यानी जो परमाणु की जो सत्ता थी, अब क्या हो रही है? वो सत्ता भी टूट रही है। अभी तक हम ये मानते थे कि सबसे छोटा वही है, सबसे सूक्ष्म वही है, उसके बियॉन्ड, उससे इतर कुछ नहीं है। लेकिन उस अवधारणा को पहला आघात जो है 1897 में जे थॉमसन के प्रयोग से लगा, जब उन्होंने साबित किया कि परमाणुओं के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन हैं, बड़े सूक्ष्म हैं, इनका एक मास भी होता है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इन पर चार्ज भी होता है। मुल्कान ने आयल ड्रॉप मॉडल से उस चार्ज को भी उन्होंने तय कर दिया, उसके मान का निर्धारण कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन के तथ्य हैं, देखिए कि उसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। उसका द्रव्यमान है 0.0511 MeV और अर्ध जीवन काल का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह स्थिर है और उस पर यूनिट चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम या 4.8 × 10⁻⁻6 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और उसका एक स्पिन है। अब थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। उनका कहना है कि परमाणु जो है एक ठोस गोलाकार क्षेत्र होता है जिसमें धनात्मक रूप से आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन अंतःस्थापित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, ये तो पहले से मालूम था कि परमाणु जो है क्या है, विद्युत रूप से उदासीन है, तो ये तो सहज ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसके अंदर अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जाहिर है कि उसी तरह का एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जरूर होगा, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर ओवरऑल परमाणु विद्युत उदासीन है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि उसमें एक चार्ज पार्टिकल है जो धनावेशित है और उन्होंने अब एक परमाणु मॉडल भी दिया, उसकी संरचना की ऐसे है। तो उन्होंने माना कि धनावेश ऐसे समान रूप से वितरित है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अंदर जगह जगह गोले में स्थापित है। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश जो है समान परिमाण में और समान रूप से वितरित हैं, इसीलिए जो है परमाणु विद्युत उदासीन है। ये उनका मॉडल है। उसमें जो उदाहरण दिया जाता है वह जो है बड़ा फेमस है, प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज वाला मॉडल। आप जैसे देख लीजिए, वहां काट कर दिखाया गया है। जैसे तरबूज के जो बीज हैं ना, ऐसे ऐसे उसी में धंसे हुए हैं। अब बाकी जो लाल क्षेत्र है वह धनावेशित क्षेत्र है। इस तरह की बात उन्होंने बताई थी। अब इसके बाद जो है आप आ जाते हैं 20वीं शताब्दी में। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, आप लोग पढ़ते हैं जो है, उन्होंने गोल्ड का जो है बहुत महीन पन्नी ली थी और एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था, ठीक है, जहां से कि अल्फा पार्टिकल निकलते थे, जिनको आप जानते हैं कि 2He4 होते हैं, यानी हीलियम के नाभिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो बचता है वही आपका अल्फा पार्टिकल है। गोल्ड की फाइल क्यों लिए? आप जानते हैं कि गोल्ड जो है सबसे डक्टाइल मेटल है, सबसे ज्यादा उसकी तन्यता होती है गोल्ड की, जो है बड़ा खास गुण होता है गोल्ड को, इसलिए हम नोबल मेटल कहते हैं। और क्वाइनेज मेटल भी है क्योंकि उससे सिक्के बनते हैं। तो गोल्ड इतना तन्य है कि अगर अब आप वैक्यूम लें और 1 ग्राम सोना ले लें और निर्वात में उसको गर्म करके तार खींचें तो 2400 मीटर लंबा तार हो सकता है। 2.4 किलोमीटर, 2400 मीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं। हवा में नहीं खींच सकते क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस है, वो तार टूट जाएगा, लेकिन वैक्यूम में आप कर सकते हैं। गोल्ड की इतनी तन्यता होती है जो है, तो इसलिए उसको लिया क्योंकि पतली पन्नी बन सकती है। माइक्रोमीटर थिकनेस होनी चाहिए उसकी, जो है कम से कम अगर थिकनेस रहेगी तो क्या होगा, एक खास जब एकरास पार्टिकल जब जाएंगे तो उनकी मोटाई कम रहेगी, कम से कम परमाणुओं से वो टकराएंगे तो थिकनेस वहां कम रहेगी।
तो उन्होंने जब प्रयोग किया तो नतीजे बड़े हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे ही चले जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, धड़ल्ले से जैसे निकल जा रहे हैं, झिल्ली से होते हुए, पन्नी से होते हुए, स्वर्णपणिका से। बिरले ही है कोई 12,000 से लेके 20,000 अलग अलग तथ्य मिलते हैं जो लौट आता है सीधे टकरा करके, और कुछ हैं जो डिफ्लेक्ट होते हैं, थोड़ा सा डिपार्चर हो जाता है, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक करके निकल जाते हैं। तो इससे बड़ा अच्छा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि परमाणुओं के अंदर एक नाभिक है। पहले हमें नहीं पता था। देखिए प्लम पुडिंग मॉडल में जो तरबूज वाला जो मॉडल था वो इस बात को नहीं बताता था, वो तो कहता था कि धनावेश और ऋणावेश जो है ऐसे समान रूप से वितरित हैं। अब कल्पना करिए कैसे कोई चीज कैसे विकसित होती है, जो है इवाल्व होती है, संकल्पना कैसे बढ़ती है, इसको आप देखिए। तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि नहीं, ये कोई नाभिक है जो बड़ा छोटा सा है, अंदर है, केंद्र में है, और उस पे धनावेश है। धनावेश कैसे पता चला? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, ये टकरा के लौट आए थे, यानी क्या था, प्रतिकर्षण बल था, रिपल्सन था, इसलिए वो लौट आए। कुछ जो उसके करीब से गुजरे थे वो थोड़ा सा टकरा के अगल बगल से निकल गए, जबकि बाकी क्या थे वो सीधे ऐसे निकल गए। तो इससे यह नतीजा निकल गया कि परमाणु के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। ज्यादातर स्पेस क्या है, वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है, और नाभिक केंद्र में है, बहुत सूक्ष्म है, और परमाणु का जो समूचा द्रव्यमान है, जो उसकी संगति है, नाभिक में स्थित है। अब उसकी कल्पना आप ऐसे आप कर लीजिए। आप उदाहरण दूं कि मान लीजिए क्रिकेट का एक छोटा सा गेंद आप ले लीजिए, उसको मानिए कि आपका नाभिक है। तो जानते हैं जो पहली कक्षा आएगी कितना दूर होगी, 3 किलोमीटर दूर पहली कक्षा। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सिंपल जो है, जो सबसे साधारण आपका तत्व है, इतना दूर है, क्रिकेट के बाल के बराबर आपका नाभिक है। तो जो पहली कक्षा आती है जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम की होती है, वो कितना दूर आएगी, 3 किलोमीटर आएगी, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अधिकतम उसमें 2 घूम सकते हैं, 1s ऑर्बिटल में, k शेल में, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने पता की जो है। अब परमाणुओं के अंदर वो जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। कल आपने बाह्य जगत की यात्रा की थी, आज आप सूक्ष्म जगत की यात्रा में जा रहे हैं, अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। ये उनके प्रयोग का मॉडल है। उन्होंने जो बताया था, जिसको कि यहां दिखा रहे हैं कि ज्यादातर तो ऐसे लौट गए, सीधे निकल गए, 2-1 विक्षेपित हुए, और 12,000 कणों में से एक जो है टकरा के लौट आया था। तो ये आपके प्रोटॉन महोदय हैं, जिनकी खोज जो है 1911 में की थी। लगातार उसका प्रयोग करते रहे उस दरमियान, और उन्होंने इस बात को पुष्ट कर दिया कि हाँ, ये पार्टिकल है जो कि केंद्र में स्थित है, और वह धनावेशित है, और उस पर उतना ही आवेश है जितना कि आपके इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब उन्होंने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया कि परमाणु की क्या संरचना है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु में नाभिक एक धनावेशित केंद्र होता है, और किसी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसी में निहित होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या खरबूजे वाला जो मॉडल आपने देखा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे, बीजों के रूप में जगह जगह स्थित थे। अभी पहली बार वो बता रहे हैं क्या है, सुपरिभाषित कक्षाओं में ऐसे वो घूमते हैं, घूमने के बाद पहली दफा आती है। नाभिक को आपने बता दिया कि वो केंद्र में है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, कहीं रहेंगे, स्थिर रहेंगे तो क्या होगा, तो टकरा जाएंगे ना, धन और ऋण आपस में एक दूसरे को खींच लेगा, और फिर क्या हो जाएगा, एनाइहिलेशन हो जाएगा। 2 पार्टिकल जो है आपस में आ जाएंगे तो एनाइहिलेशन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो पूरा पदार्थ ही नष्ट हो जाता। तो पदार्थ है, अस्थायित्व है, इसका मतलब कि आपको अब ऐसी व्यवस्था बतानी है जिसमें आप यह साबित कर सकें कि परमाणु जो है अस्थायी है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, लेकिन इस मॉडल की भी कुछ खामियां थी, कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। अब जैसे है कि किसी कक्षा में किसी भी कण के त्वरण में होने पर क्या होता है, जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चीज घूमती है तो वो एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज है वह एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है ना। एक्सीलरेशन आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है। तो एनर्जी जब एमिट करेगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे उत्तरोत्तर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो क्या करेगा फिर वह
सर्पिलाकार कक्षा में घूमेगा, ठीक है, क्रमशः धीरे धीरे नाभिक के नजदीक आता जाएगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, नाभिक में गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह उसकी खामी है। तो ऐसा नहीं हो सकता जो है, जबकि सामान्य अनुभव कहता है कि परमाणु अस्थायी होते हैं। तो यह कुछ खामियां थी जो है। फिर आ गए आपके नील्स बोर 1913 में, इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल के ही सूत्र को पकड़ा और उसमें कुछ संशोधन किए। तो पहली बार उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर जो है कुछ ऐसी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं, विविक्त कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और उसमें घूमते रहने से ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता, ठीक है। और उन कक्षाओं की जो ऊर्जा है वह क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटीकृत होती है। इनमें जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो कोई विकिरण नहीं होता, कोई इरेडिएशन नहीं होता। और इन कक्षाओं को आप चाहें तो जैसे KLMN OPQ जैसे आप बताते हैं, आप पढ़ते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर M 1 2 3 4 5 इस तरह से आप दिखाते हैं, उनमें वो घूमते हैं। तो काफी हद तक नील्स बोर साहब जो है उस बात को बता पाए, लेकिन इनमें भी खामियां थी। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो बहुत सक्सेसफुली उन्होंने एक्सप्लेन कर लिया, उसकी व्याख्या कर पाए, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जब तत्व हैं, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें जब पढ़े जहां जटिलता थी वहां उनका भी जो इंटरप्रिटेशन था, उनकी भी जो व्याख्या थी, वह जो है फेल हो गई वहां पर, तो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। तो बोर मॉडल की खामियां हैं कि यह हीलियम की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां है वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते। और इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी कक्षाओं में परिक्रमा नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ उनकी खामियां थी बोर्स की, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा सुंदर सा मॉडल दिया था। तो अभी आपने देखा कि जो परमाणु की सत्ता थी कि वह अपने आप में सबसे छोटी इकाई है, वो संकल्पना बदल गई। इलेक्ट्रॉन भी महोदय पकड़ में आ गए, और फिर उनके काउंटर पार्ट प्रोटॉन को भी आपने खोज लिया। जे थॉमसन ने आपको बता दिया जो है कि वह न्यूक्लियस में है, वहां है। दो चीजें मिल गई। फिर 1932 में एक नए कण की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की, जो कि विद्युत उदासीन है। उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम पर अल्फा कणों की जब बमबारी की तो उन्होंने देखा कि वह कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और 0N1 यानी न्यूट्रॉन उसमें से निकलते हैं। तो एक और चीज आ गई जो है, और पाया गया कि इस पर कोई आवेश नहीं था, और उसका जो मास था वह करीब करीब प्रोटॉन के बराबर था। प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है उसका मास जो है, जिसको कि हम N से दर्शाते हैं। और यह जो है हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब में मिलता है न्यूट्रॉन जो है। और हाइड्रोजन में जो हेवी हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, तो ड्यूटेरियम ट्रिशियम में मिलता है। जो सबसे ज्यादा बहुलता में मिलता है आपका प्रोटियम, उसमें नहीं मिलता, 1S1 में नहीं मिलता, 1S2 और 1S3 में 1 और 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं। तब आपने देखा कि अब एटम जो है 3 चीजों से बने हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसको हम 20वीं शताब्दी में पढ़ते रहे हैं, 50 में, 60 में, 70 में। लेकिन 20वीं शताब्दी का जो द्वितीयार्ध था उसमें ऐसी भी खोजें हुई, जब हमने एक्सीलरेटर की खोज की और कणों को आपस में टकराया तो बहुत सारे ऐसे कण हमें पता चल गए। तो लगा कि अरे ये कहां से इतने, हम तो अभी 3 ही कण समझते थे, ये तो कणों का पूरा भंडार है। तो थोड़ी सी मैं उसकी झलक आपको दूंगा, जिनको कि हम क्वार्क कहते हैं। हमने शुरुआत कहां से की थी कि पदार्थ की इकाई क्या है, पदार्थ किन चीजों से बना है, ठीक है। तो वहां से आते आते अब एटम से अभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आए। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो खैर बच गए किसी तरह से, लेकिन आपके जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका पता चला कि ये फर्दर छोटे कणों से बने हुए हैं, ये सबसे सूक्ष्म नहीं है। इनकी सत्ता
अकेले स्वतंत्रता की नहीं है, बल्कि ये छोटी चीजों से बने हुए हैं जिनको कि क्वार्क कहा गया। और ये क्वार्क जो है 6 तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें से 2 हैं जो कि पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनको अप डाउन कहते हैं, अप डाउन क्वार्क जो है। ठीक है, तो यहां एक संरचना मैं आपको दिखा दे रहा हूं। प्रोटॉन जो है UUD से बनता है, 2 अप और 1 डाउन। इस पे जो चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज आपको बताया था मैंने कि प्रोटॉन यानी इसका इलेक्ट्रॉन का है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जो क्वार्क का जो चार्ज होता है का वह +2/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, +2/3। और जो डाउन का चार्ज होता है वो -1/3 होता है। और हमेशा जो है ये ट्रिपलेट में रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमेशा ये ट्रिपलेट में रहते हैं, कभी अलग नहीं रह सकते एक क्वार्क जो है, और न तो इनको आप देख सकते हैं। लेकिन हमने इनडायरेक्ट प्रयोग के द्वारा जो है इनके होने की, इनके वजूद की पुष्टि की है, बार बार की है, हजारों बार की है। तो उनके अस्तित्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ये इतने सूक्ष्म हैं कि जिनको अगर आप चाहें कि आंखों से देख लें तो नहीं देख सकते। इवन इलेक्ट्रॉन को पूरा विज्ञान सोचिए कि इलेक्ट्रॉन पे है, लेकिन कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को आपने देखा क्या? नहीं देखा, नहीं देखा उसको जो है, इतना सूक्ष्म है वह। और उसका डुअल नेचर है, वो वेव जैसा, तरंग जैसा भी बिहेवियर करता है, पार्टिकल जैसा भी बिहेवियर करता है। उसमें चार्ज भी है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है पूरी सृष्टि का। उसका एक मास भी है, रेस्ट मास है 9.1 × 10⁻31 kg या -28 ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर पूछें कि भाई उसकी शक्ल क्या है, उसकी शेप क्या है इलेक्ट्रॉन की, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? वो शेपलेस है, इसलिए उसको पॉइंट पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? पॉइंट पार्टिकल। जिस तरह से आप गणित में पढ़ते हैं बिंदु, बिंदु को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई शकल सूरत नहीं है। आप नहीं बता सकते कि त्रिकोणीय है, रेक्टेंगुलर है, पेंटागनल है, या बेंजीन रिंग जैसा हेक्सागनल है। ठीक है, तो आप कितने मजे की बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है चार्ज भी है, उसका मास भी है, और पूरे ब्रह्मांड की वह इकाई भी है, सब चीजों के निर्माण में उसकी बढ़ चढ़ के भूमिका भी है। लेकिन इसको आप नहीं देख सकते, उसकी कोई शकल नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है। तो बड़ी मजे की बात है। तो मैं उसकी झलक आपको दे देता हूं कि पदार्थ किन चीजों से बना है। मैं उतना ही बता करके आपको यहां समाप्त कर दूंगा बात को कि यह समूची जो सृष्टि है किन सबसे छोटी बुनियादी चीजों से बनी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन, इसकी सत्ता आज भी कायम है, जिसको हम लेप्टॉन कहते हैं। ठीक है, यह विभाजित नहीं हुआ है, वो पहले से 1897 से लेकर के अभी तक ये कायम है। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बढ़ गए, वो 2 जो है क्वार्क से बन गए, अप डाउन क्वार्क। अब उन क्वार्क को बांधता कौन है? वो कहा जाता है कि वो बोसॉन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिनको फोर्स कैरियर कहते हैं, वे हैं ग्लूऑन्स। उनको क्या कहते हैं? वो ग्लूऑन्स हैं। वो गूंद जैसा जो है जोड़ देते हैं, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ग्लूऑन, 4 हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इकाई क्या है? उनको फोटॉन कहते हैं। यही कहते हैं ना, एनर्जी के पैकेट्स हैं, फोटॉन्स हैं, मासलेस हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और लाइट की वेलोसिटी से वो ट्रेवल करते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसे ये चीजें आप जानते हैं। थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। वर्तमान में मत क्या है कि द्रव्य जो है 3 प्रकार के बुनियादी कणों से बने हैं। क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन है और बोसॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने आपको बता दिया, UUD, UDD, ये क्वार्क से बने हो गए। ठीक है, ग्लूऑन उनको जोड़ते हैं। क्वार्क कणों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब कणों में जो संगति आती है, मजे की बात यह भी आप देखिए, ये जो क्वार्क्स होते हैं उनका मास जो है एकदम नहीं होता। वो मास कहां से आता है? ऊर्जा वेलोसिटी से आती है। ग्लूऑन्स जो है, ग्लूऑन्स उनको जोड़ते हैं और उसी काइनेटिक एनर्जी से वो जो सोचिए कि संगति पैदा होती है। ठीक है,
तो ये हो गए। हिग्स बोसान से पदार्थ में संहति पैदा होती है। अब मैं आ जाता हूं जो 2 साल से बड़ा न्यूज में है, ठीक है, कि मास है क्या। ये बड़ी मजे की बात है, ठीक है। जैसे ग्रेविटी क्या है इसको डिफाइन करना आज भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मास क्या है, अब लोग यही सोच रहे थे कि कणों का अपना तो कोई मास होता नहीं। स्टैंडर्ड मॉडल यही कहता है कि कणों का खुद का अपना मास नहीं होता, तो वह कहीं इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, फोर्स कैरियर के साथ, बोसान के साथ, तब उसमें संहति पैदा होती है, उसमें वही चीज आती है। तो स्टैंडर्ड मॉडल में हमको इलेक्ट्रॉन का पता था, अप डाउन क्वार्क का पता था, तो 3 ये हो गए। ग्लूआन्स का पता था, 4 हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, उनके जो कण हैं वो फोटॉन्स 5 हो गए। सिर्फ बात आके अटकती थी कि एक ऐसा कण जरूर होना चाहिए नेचर में जिसकी वजह से मास आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल यह कहता है कि इन कणों का अपने आप में कोई मास नहीं होता, उनकी खुद की कोई संगति नहीं होती। तो लोगों ने इसको प्रस्तावित किया था, पीटर हिग्स ने खास करके, कि एक ऐसी फील्ड है पूरी सृष्टि में व्याप्त है, और उस फील्ड के पीछे क्या है, एक कण है जिम्मेदार। यह उन्होंने प्रपोजल दिया था, एंटिसिपेट किया था, उन्होंने कल्पना की थी, ठीक है। और उस फील्ड की वजह से, फील्ड में हर चीज इंटरैक्ट करती है और उसकी वजह से मास पैदा होता है। यह पुरानी संकल्पना थी। वह 6वां पार्टिकल हिग्स बोसान, जिसको क्या कहते हैं, हिग्स बोसान या गॉड्स पार्टिकल जिसको कहा जाता था, जिसपे सबसे बड़ा प्रयोग जो है यूरोपियन जो लेबोरेटरी है सर्न की, CERN जो है, वहां पर हो रहा था, जिसको कि हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC कहते हैं या महामशीन कहते हैं। उसमें बहुत ट्रिलियंस वोल्टेज पर जो है पार्टिकल्स को आप जो है अंडरग्राउंड एक्सेलरेट करते हैं, मीलों की लंबाई में उसको एक्सेलरेट करते हैं। वहां पर अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर क्या है, रेडिएशन है जमीन के ऊपर, तो अंदर करते हैं। तो इस बात की पुष्टि हुई, यह पता चल गया कि यह जो 6वां जो प्रस्तावित कण था हिग्स बोसान, जिसकी वजह से मास आता है, संहति पैदा होती है, उस कण की पुष्टि हो गई। तो अगर आप कहें बहुत सिंपल टर्म में कि समूचा ब्रह्मांड किन चीजों से बना हुआ है, तो आप बड़े आराम से आज 6 चीजों को गिना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ग्लूआन्स, फोटॉन और हिग्स बोसान या गॉड्स पार्टिकल। गॉड्स पार्टिकल इसलिए कहा गया, कुछ लोग कहते हैं जैसे ईश्वर है ना, ईश्वर की एक संकल्पना है कि सर्वव्यापी है लेकिन दिखता नहीं, तो ऐसे माना गया कि यह जो पार्टिकल है जो सब जगह व्याप्त है, उसकी फील्ड सब जगह व्याप्त है, लेकिन वह दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन उस प्रयोग से हमें बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस मिला जो है कि वह पार्टिकल है। उसकी संकल्पना ऐसे आप रखिए जैसे एक चाशनी हो, ठीक है, उसमें आप चलें तो क्या करता है, वो रोकता है ना, कोई गाड़ी चीज जो है, लिक्विड जो है, तो वो सब जगह व्याप्त है, उसी में वो कोई चीज अगर चलती है तो रोकता है वह। उस रोकने की वजह से क्या होता है, हर पार्टिकल में एक अपनी संहति पैदा होती है। तो आप देखें कि आपने कितनी यात्रा की है, 2600 साल पहले से आपने शुरू किया और आते आते आज आप कहां तक पहुंच गए हैं। और इन क्वार्क की साइज, कल आप विराट में गए थे, 15 अरब किलोमीटर दूर चले गए थे, आज आप कितना चले गए हैं अंदर, परमाणुओं के अंदर। जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन है वह 10⁻15 मीटर है, जिसको फर्मी कहा जाता है। नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको तो -12 हो गया, और नीचे चले जाइए 1000 गुना और सूक्ष्म जाइए तो आप फर्मी में चले जाते हैं। तो परमाणु की संरचना के बारे में हमारी संकल्पना की एक छोटी सी यात्रा मैंने आपको दिया, और ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।